खबर तो समझिए, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम के निर्देश पर पुलिस के एक्शन की। शराबबंदी पर सबसे बड़ी शपथ के ठीक एक दिन बाद पूर्णिया पुलिस ने शराब सिंडिकेट के एक बड़े माफिया को धर दबोचा है। इस शराब कारोबारी के तार झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से जुड़े हैं। सिंडिकेट कैसे काम करता था, कहां तक नेटवर्क के तार फैले थे, ये सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में, फिर खबर तो समझिए। ये है बंगाल का बड़ा शराब माफिया मुर्शीद आलम, जिसे बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाल के बड़े शराब माफिया मुर्शीद आलम को दबोचा है, जिसके पास से एक पिस्तौल और 10 गोलियां भी बरामद हुई हैं। बिहार के कम से कम 15 जिलों में यह नकली और अवैध विदेशी शराब की सप्लाई करता था। इनके ऊपर 25 से 30 केस अब तक सामने आए हैं, जबकि कई अन्य जिलों में भी इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है। पकड़ा गया शराब माफिया मुर्शीद का सिंडिकेट कैसे काम करता था, उसके लिए उसे कितने पैसे मिलते थे, ये सब कुछ आप मुर्शीद की जुबानी सुनिए। दालकोला में तुमको स्प्रिट कौन कौन लोग भेजता है? मेरे पास नहीं भेजता सर, इस सीताराम यादव जलील के पास भेजता है वो लोग। हम वहाँ सर हमको जो है 10-20 रुपया गाड़ी पर देता था। भेजता कौन? कौन कौन भेजता है? भेजता हम लोग के साथ रहते थे, जानकारी है, नरेश तिवारी, रमेश तिवारी। अच्छा, नरेश तिवारी और रमेश तिवारी। हाँ, नरेश तिवारी और रमेश तिवारी हाँ। स्प्रिट कहाँ से लाता है? ये लोग सर अरुणाचल प्रदेश का परमिट सटाता था कोई फैक्ट्री में। अच्छा। और उस माल को इधर से लेके जाता था और रास्ता में खुलवा देता था, इन लोगों के पास भेज देता था। उधर का कौन कौन लोग इस तरह का संरक्षण है? सर झारखंड में एक संतोष मंडल है आपका, ये है आपका संजय यादव है। ये लोग को वहाँ शेल्टर वो लोग को देता है, उधर वो लोग काम करता है डायरेक्ट, वो लोग अपने पार्टी है। मुर्शीद की बातें सुनकर आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर झारखंड होते हुए बिहार तक ये नेटवर्क फैला हुआ था। सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में शराब की सप्लाई करता था। दरभंगा, बिहार में इसके द्वारा दरभंगा, मधुबनी, सारण तक केस दर्ज है इसके ऊपर। तो ऑलमोस्ट हमें लगता है 12-14 जिले हैं जिसमें इसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है। तो आधे से ज्यादा बिहार में इसके द्वारा शराब सप्लाई किया जा रहा है। ये सर पूर्णिया पुलिस जाहिर है नीतीश कुमार की सख्ती के बाद पुलिस एक्शन में है और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। बिहार में शराब माफिया सक्रिय हैं। शराब माफिया का एक बड़ा नेटवर्क बिहार में काम कर रहा है। मुर्शीद आलम पर 15 से ज्यादा जिलों में केस दर्ज हैं। आप समझ सकते हैं कि किस कदर मुर्शीद आलम अपनी पैठ बना चुका था। मुर्शीद पूर्णिया से गिरफ्तार हुआ है। पूर्णिया जिला पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है, लिहाजा शराब तस्करी सीमावर्ती जिलों में आसानी से होती है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर बंगाल, झारखंड होते हुए ये शराब बिहार पहुंच रही थी। इस तस्करी में स्थानीय लोग भी शामिल हैं। सीएम नीतीश की सख्ती के बाद अब पकड़े जा रहे हैं। 16 नवंबर को सीएम नीतीश ने शराबबंदी की एक महासमीक्षा की थी। इस मैराथन बैठक में सीएम ने शराबबंदी कानून का पूरी सख्ती से पालन करने और इसमें शामिल सभी धंधेबाजों पर तुरंत नकेल कसने के सख्त आदेश दिए हैं। चौकीदार से लेकर डीजीपी तक की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार ने तय कर दी है और उसके बाद लगातार छापेमारी हो रही है और शराब माफियाओं को पकड़ा जा रहा है। बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने बिहार और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की। इन पर कोरोना काल के दौरान मेडिकल उपकरणों और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी का आरोप है। बिहार के नालंदा के रहने वाले पवन और कमल कांत सिन्हा को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोपियों में कई पीएचडी और एमसीए के स्टूडेंट भी हैं। आप पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
पूरे देश और विदेश में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण के मसले की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के तहत काम करने वाली साइबर विंग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 9 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कोरोना के दूसरे चरण के दौरान कई लोगों को इसने चूना लगाया और खास तौर पर राजधानी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को यह गैंग एक विशेष साजिश के तहत चूना लगाता था और मेडिकल उपकरण देने के नाम पर, इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर यह गैंग चूना लगाता था। तो इस मामले की तफ्तीश के दौरान में कई लोगों का नाम सामने आया। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने बिहार और पश्चिम बंगाल में जाकर वहां पे कार्रवाई की और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 9 आरोपियों में से पवन और कमलकांत सिन्हा, इन दोनों को अभी मास्टरमाइंड के तौर पे देखा जा रहा है और ये दोनों नालंदा का रहने वाला है। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की गई है, आने वाले वक्त में कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में संभव है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। जितने भी साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, वे सभी काफी पढ़े लिखे हुए हैं। ज्यादातर आरोपी प्रोफेशनली एजुकेटेड हैं। 9 में से कुछ आरोपी पीएचडी और एमसीए के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। पकड़े गए सभी की उम्र 25 से लेकर 37 वर्ष के बीच में है। पूरी चालाकी से इन्होंने कोरोना काल में इस ठगी को अंजाम दिया। खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाया जो मजबूर थे, मतलब सुनियोजित ढंग से, यानी पहले से प्लानिंग की जा चुकी थी। इस अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। कोरोना काल में ठगी का जो ट्रेंड सामने आया वो ये कि साइबर ठग कोई ऐप डाउनलोड करवाते हैं। सुविधा देने के नाम पर ऐप मोबाइल में डाउनलोड होता है। ऐप डाउनलोड होते ही मोबाइल हैक हो जाता है। लोगों को बरगलाकर साइबर ठग अकाउंट खाली कर देते हैं। चिंता की बात यह है कि छोटे शहरों के पढ़े लिखे लड़के इसमें शामिल हो रहे हैं। पकड़े गए 9 आरोपियों में 7 बिहार से हैं। पकड़े गए 9 आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं और इस लिहाज से अगर देखें तो ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बढ़ते आगे और अब बात एक नई चिंता की। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने आज अधिकारियों से उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा की और नए खतरे का सामना करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर जानिए कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने की तैयारी और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा, नए वेरिएंट के लिए अभी से देश में तैयारी की जरूरत है। ज्यादा केस वाले इलाकों में निगरानी और कंटेनमेंट जोन जैसी सख्ती जारी रखी जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरह से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। पहली डोज वालों को दूसरी डोज लगे, इस पर राज्य नजर रखें। पीएम मोदी ने अधिकारियों को ये निर्देश ऐसे समय में दिया जब अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देश डरे हुए हैं। केंद्र सरकार खतरे को भांपते हुए एहतियाती कदम उठा भी चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की जांच करें और राज्य सरकारें इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए सभी एयरपोर्ट को निर्देश दिए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन को कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैला था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिन में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस वेरिएंट से 77 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बोत्सवाना में भी ओमिक्रॉन से 4 लोग प्रभावित हैं। हांगकांग में भी नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। इजराइल में भी इस वेरिएंट से संक्रमित 1 केस की पुष्टि हुई है।
सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के केस मिले थे, जिसके बाद दुनिया के कई देशों में इसके मामले सामने आ गए। हालांकि अभी भारत में इस वेरिएंट ने दस्तक नहीं दी है। कोरोना के इस नए खतरे को लेकर सरकार सतर्क है और हर एहतियाती कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप खबर तो समझिए कि पीएम ने नए वेरिएंट को लेकर हाई लेवल मीटिंग आखिर क्यों की। कोरोना को पीएम ने पहले ही बहरूपिया कहा है। कोरोना वायरस का अपना रूप जो है वो बदलता रहता है। नया वेरिएंट के 50 म्यूटेशन हैं। ये म्यूटेशन एक गुच्छे की तरह है और पहले फैलने वाले वेरिएंट से पूरी तरह अलग है। नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि ये वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक भी है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में नए केसेस में 200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के पीछे इसी वेरिएंट को वजह माना जा रहा है। साथ ही बोत्सवाना, इजराइल और हांगकांग तक ये वेरिएंट अब फैल चुका है। वेरिएंट से बढ़ती चिंता को देखते हुए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या फिर जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि कोरोना अभी गया नहीं है, लिहाजा सावधानी बरतें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। बढ़ते आगे। दिल्ली हाईकोर्ट के आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम के समापन समारोह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये न्यायाधीशों का दायित्व है कि वे न्यायालय कक्ष में अपने कथनों में अत्यधिक विवेक का प्रयोग करें। अविवेकपूर्ण टिप्पणी भले ही अच्छे इरादे से की गई हो, न्यायपालिका के महत्व को कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जगह देती है। There is no doubt that you have set for yourself a high bar. Hence, it is also incumbent upon the judges to exercise utmost discretion in their utterances in the courtrooms. Indiscreet remarks, even if made with good intention, give a space for dubious interpretations to run down the judiciary. बंद पड़े बीसीसीएल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक में चाल धंसने से 4 मजदूर फंस चुके हैं। इन्हें निकालने के लिए बीसीसीएल के रेस्क्यू टीम ने हाथ खड़े कर दिए, जबकि चाल में 4 मजदूर दबे हुए हैं। धंस गई चाल, अंदर इंसान, सांसद में जान। ये तस्वीर बोकारो के अमलाबाद इलाके की है और ये है बंद पड़ा पर्वतपुर कोल ब्लॉक। तिलाटांड इस कोयले के अवैध चाल के अंदर 4 लोग फंसे हुए हैं। बाहर से आवाज देने पर अंदर फंसे लोग बचाने की गुहार लगा रहे हैं। घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ है, लेकिन कोई बचाए तो बचाए कैसे। हम तस्वीरें आपको पहले दिखाना चाहते हैं कि यहाँ किस प्रकार का जो सुरंग है वो यहाँ बना हुआ है और किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहने के बाद भी लोग किस तरह सुरंग में घुसकर अपने घरों में या फिर बाहर कोयले ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान यह चाल धंसा है। आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। ये सीधे अंदर जो है वहीं से कोयला काट के निकाला जाता था और इसमें जो है तिलाटांड के रावण रजवार, लक्ष्मण रजवार, अनादि सिंह और भरत सिंह इस सुरंग में फंसे हुए हैं। जैसा कि रावण रजवार के रिलेटिव का कहना है कि आज सुबह जब यहाँ वे आए और जब आवाज लगाई तो उन्होंने बचाने की गुहार लगाई है। काफी देर बाद जिला प्रशासन की पहल पर बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरे इलाके का मुआयना किया। बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम कुछ अंदर तक सुरंग में घुसी हुई, लेकिन आगे सुरंग बंद होने की वजह से रेस्क्यू न कर पाने का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए गए। हम लोग देखे तो कुछ दूर जाके देखे पूरा फॉल है, रास्ता ब्लॉक है। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे, मैनेजमेंट डिसीजन लेगा ना। तो सर किस तरह का कंप्लीट ब्लॉक है। जब हम लोग गए हैं करीब 12-14 फुट आगे गए हैं, सूट के हो जाके देखा कंप्लीट ब्लॉक है। तो क्या सर रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत आएगी? दिक्कत में वो हम साफ नहीं कर सकेंगे। हम लोग बोला हम लोग के द्वारा संभव नहीं है।
ग्रामीणों की मांग है कि किसी भी तरह अंदर फंसे लोगों को निकाला जाए, लेकिन रेस्क्यू टीम खुद को असमर्थ बता रही है। सवाल है कि अब अंदर फंसे लोगों का क्या होगा? क्या कोई चमत्कार होगा? न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतिम दिन बिहार को 2 कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार को बेस्ट पवेलियन की कैटेगरी में पहला गोल्ड अवार्ड मिला, जबकि दूसरा गोल्ड पार्टनर स्टेट की कैटेगरी में मिला है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह अवार्ड दिया। ओवरऑल कैटेगरीज में बिहार को इस बार गोल्ड अवार्ड मिला है और यह छठी बार है 2014 से लेकर 2021 तक में कि छठा बार बिहार को गोल्ड मिला है और हमें काफ़ी खुशी हो रही है। यह सम्मान अवार्ड जो है बिहार की कला एवं संस्कृति का सम्मान है, बिहार की लोक संस्कृति का सम्मान है। बिहार की लोक संस्कृति जिस कदर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, प्राचीन समय में भी आगे थी, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमें पार्टनर स्टेट के रूप में हम लोगों ने भाग लिया, उसके लिए अवार्ड मिला और ये अवार्ड जो है हमारे पूरे डिपार्टमेंट के जो माननीय मंत्री हैं सैयद शबाना हुसैन और माननीय मुख्यमंत्री बिहार और बिहार के कलाकारों को जाता है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है बिहार अन्य प्रदेशों से हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें हम लाने में कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। झारखंड में सक्रिय उग्रवादियों और संगठित गिरोहों के आर्म्स सप्लायर चेन पर एटीएस की दबिश देखने को मिल रही है। जांच बढ़ने के साथ इसका दायरा इंटर स्टेट से बढ़कर विदेशों से जुड़ने के आसार हैं। झारखंड में सक्रिय उग्रवादियों और संगठित गिरोहों पर अब पुलिस सख्ती के मूड में है। आर्म्स सप्लायर चेन पर एटीएस की दबिश देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में ही 9 आर्म्स तस्करों की गिरफ्तारी की गई। सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 का संबंध बीएसएफ और सीआरपीएफ से है। वहीं जांच बढ़ने के साथ इसका दायरा इंटर स्टेट से विदेशों से जोड़ने के आसार हैं। हथियार तस्करी में बीएसएफ और सीआरपीएफ जवानों के शामिल होने के खुलासे के बाद झारखंड पुलिस की तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा और उसे बीएसएफ सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा, ताकि रैकेट में शामिल अधिकारियों और जवानों को चिन्हित किया जा सके। एटीएस की जांच में साबित हो चुका है कि सभी बरामद कारतूस सेंट्रल फोर्सेज के हैं। वहीं हथियार के निर्माण का नया लिंक भी सामने आया है, जिसमें बिहार के मुंगेर के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर हथियार की अवैध फैक्ट्री लगाने का खुलासा हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां लोकही में पंचायत चुनाव से पहले गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, लोकही में पंचायत चुनाव से पहले गोलीबारी की गई है। फायरिंग में मुखिया पति समेत 2 लोग जख्मी हो गए हैं। बेलही भवानीपुर पंचायत के मुखिया पति को गोली लगी है। लोकही थाना के कचनरवा गांव की घटना है। दोनों घायलों को डीएमसीएच रेफर किया गया है। 29 नवंबर को लोकही प्रखंड में वोटिंग होनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।